हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एचएपी का चैप्टर नंबर 10 और आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल मसल्स। जब मैं केमिस्ट्री के वीडियोस डालता हूं या दूसरे सब्जेक्ट के तो बच्चे कहते हैं सर एचएपी पढ़ाइए, तो चलिए आज आपके डिमांड के मुताबिक ही पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या पढ़ना है। तो आपको दो चीज़ें इसमें पढ़नी है और मेनली एक ही चीज़ पढ़नी है और वो है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे क्या पढ़ना है? असल में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उसको पढ़ना है, कैसे होता है वो असल में पढ़ना है, उसी के बारे में पूछता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म बताइए। यही क्वेश्चन इस चैप्टर से बार बार पूछा जाता है अगर पूछा जाता है तो। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपके सिलेबस में जब दे रखा है हिस्टोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स, तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी टिश्यू के बारे में डीपली पढ़ाई करते हैं, किसी टिश्यू के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। समझ रहे हैं? जैसे कि आप नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं तो नेफ्रोलॉजी हो जाता है। ऐसे ही जब आप टिश्यू, स्पेसिफिक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी, टू स्टडी अबाउट एनी टिश्यू। समझ रहे हैं? चाहे कोई सा भी टिश्यू हो। तो हम लोग यहाँ पे स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं? जो स्केलेटल मसल्स हैं तो ये क्या है, एक टाइप के टिश्यू होते हैं दैट अटैच टू दी बोन, नहीं इसको बोन कर लीजिए, ठीक है ना, दैट अटैच्ड टू दी बोन बाय टेंडन्स। और ये जो मसल्स हैं ये हमारे बोन से जुड़े रहते हैं और बीच में जुड़वाने का जो काम करता है वो होता है हमारा टेंडन। समझे? आपको दिखाऊंगा भी अभी। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखना है, स्केलेटल मसल्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप सेल। और ये किससे बने रहते हैं? लंबे लंबे सिलिंड्रिकल, सिलिंडर जैसे शेप के, उससे ये बने रहते हैं। समझ रहे हैं? और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मसल्स फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसल्स फाइबर। यानी स्केलेटल मसल्स किससे बने रहते हैं? मसल्स फाइबर से। और मसल्स फाइबर कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। अब हर मसल्स फाइबर जो है हैव मल्टीपल न्यूक्लियस, उसमें क्या है, कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। और क्या होता है? कंटेंस मायोफिब्रिल्स। और क्या होता है? ये कंटेंस यानी कंपोज्ड ऑफ, कंटेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? कंपोज्ड ऑफ। यानी ये जो मसल्स फाइबर हैं ये किससे बने रहते हैं? ये बने रहते हैं मायोफिब्रिल से। किससे? मायोफिब्रिल से। आप ये कह सकते हैं कि मतलब ये इनके क्या है, स्मॉल यूनिट्स हैं। ये समझिए एक मसल फाइबर हो गया। अब वो मसल्स फाइबर किससे मिल के बना है तो उस यूनिट को बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। और ये सबसे छोटा भी नहीं है, समझ रहे ना। और ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं ये कवर्ड होते हैं किससे? सैक्रोलेमा से। समझ रहे? जो उसका मेम्ब्रेन है, मान लीजिए मायोफिब्रिल्स हैं तो इसको जो मेम्ब्रेन कवर कर रहा है उसको बोलते हैं सैक्रोलेमा। क्या बोलते हैं? सैक्रोलेमा। ठीक है। मायोफिब्रिल्स आर कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ सैक्रोमर्स। और ये क्या कहते हैं? जो मायोफिब्रिल्स हैं, ये एक मायोफिब्रिल्स है समझ लीजिए एक। तो ये किससे बना हुआ है? तो ये बने रहते हैं सैक्रोमर्स से। किससे बने रहते हैं? सैक्रोमर्स से बने रहते हैं। ये एक है। अब इसमें बहुत सारे क्या है, सैक्रोमर्स हैं, तो उससे मिलके ये बना रहता है। और इसी सैक्रोमर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है। समझ रहे? कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये वाला यूनिट। समझ रहे? सैक्रोमर्स। अब ये सैक्रोमर्स किससे बने रहते हैं? तो ये दो चीज़ों से मिलके बने रहते हैं, थिक और थिन फिलामेंट से। फिलामेंट मतलब समझिए धागे जैसी चीज़ कोई, तो उनसे मिलके बना रहता है। और चूंकि ये क्या है, फिलामेंट हैं, तो उन्हीं की वजह से जो आप देखेंगे इसके जो स्केलेटल मसल्स हैं उन पे स्ट्राइप्स होते हैं। समझ रहे हैं ना? क्या होते हैं? स्ट्रिएटेड भी बोलते हैं उनको। तो उस पर एक ऐसे मतलब क्या कहते हैं, निशान नजर आता है जैसे धागा जैसा या कोई लाइन जैसे खींची हुई, तो वो इन्हीं की वजह से नजर आती है। अब जो इसका जो थिक फिलामेंट होता है वो किससे, उसको क्या बोलते हैं या किससे मिलके बना रहता है? तो वो बना रहता है मायोसिन प्रोटीन से। किससे बना रहता है? मायोसिन एक तरीके का प्रोटीन होता है। और जो थिन वाला, जो पतला वाला होता है, वो किससे बना रहता है? एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ये तो याद रख लीजिएगा। और एक्टिन तो याद ही होगा आपको, एक्टिन, मायोसिन। और ये ट्रोपोनिन याद रखिएगा कहाँ पे होता है? तो ये क्या है, जो थिन फिलामेंट होता है उसमें होता है, यानी उसी के इनसे मिलके बना रहता है। तो ट्रोपोनिन को याद रखिएगा। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो मसल्स है ये क्या है, हमारा स्केलेटल मसल्स है जो हड्डियों से हमारे जुड़ा रहता है। समझ रहे हैं? जैसे कि ये वाला हमारा मसल्स है, पैरों में मसल्स होता है, और ये मसल्स हैं। समझ रहे? तो जो हमारे हड्डियों से जुड़ा रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। अब इसको जोड़ने वाला, जो हड्डियों से जुड़वाता है, उसको बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं, जो हड्डियों से जुड़वा रहा है इस मसल्स को। ये आपका बोन है, ये मसल्स है, ये बीच में इसको क्या है, टेंडन है जो इसको जुड़वा रहा है। अब इसको हमने थोड़ा सा यहाँ से काटा,
हमने क्या किया, इसमें से इसको काटा, ये दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा काटा तो उसको बड़ा किया, उसको माइक्रोस्कोप से हम लोग देख रहे हैं तो वो इस टाइप का दिखेगा आपको, समझ रहे हैं। तो इसमें से हमने काटा तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसल्स बंडल बोलते हैं, यानी बहुत सारे इसमें मसल्स फाइबर हैं तो इसलिए इसको बोला हमने मसल्स बंडल। तो इसमें आपको दिख रहा है ये बहुत सारे ऐसे 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 बहुत सारे, उसमें से एक को हमने बाहर निकाल लिया, समझ रहे। अब इसमें भी क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे अभी पतले पतले से वैसे ही दिख रहे हैं, तो उसमें से जब हमने एक को बाहर निकाला तो ये हमारा इतना बड़ा, समझ रहे ना। ये क्या है, ये एक जो हमने निकाला था उसको हमने जब और माइक्रोस्कोप से देखा और बड़ा करके उसको देखा तो ऐसे दिख रहे हैं, और उसमें भी ये ऐसे गोल गोल से दिख रहे हैं ये फाइबर्स, समझ रहे ना। इसके क्या है, इससे इस टाइप के इससे क्या है मिल के ये बना है। अब इसमें से हमने एक को बाहर निकाला, इस एक को हमने, इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, फेसिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं। और इस एक को हम लोग ने बाहर निकाला, समझ रहे, इस एक को क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर बोलते हैं, समझ रहे ना। इसको हमने निकाला और ये है, ये इतना जो हमने, ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये छोटू सू, ये है इतना बड़ा, तो इसको बोलते हैं मसल्स फाइबर या मसल्स सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मसल्स फाइबर मसल्स सेल है। अब ये ऐसा नहीं कि इसी से मिलके बन गया है, अभी इसमें भी देख रहे हैं ये छोटे छोटे से, तो इसको हम लोगों ने और बड़ा किया, इसको हम लोगों ने और बड़ा किया तो ये वाला स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं मायोफिब्रिल, क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल। अब इस मायोफिब्रिल को लेके हम चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है ना। मायोफिब्रिल आपने देख लिया, तो ये है आपका मायोफिब्रिल, ठीक है ना, ये मायोफिब्रिल है। अब इसमें आपको शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख तो रहा है। तो ये वाला एरिया है ना, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इसमें है, तो इसको बोलते हैं आई बैंड, क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो एरिया है ये होता है हमारा ए बैंड, दिख रहा है इसमें आपको, ए बैंड है। और फिर इधर वाला जो है वो भी आई बैंड है। इस वाले को हम लोग बोलते हैं जेड डिस्क, क्या बोलते हैं, ये जेड डिस्क है हमारा, समझ रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, जेड डिस्क बोलते हैं। इसमें ज़्यादा आपको मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। हमने पढ़ा था जो हमारा मायोफिब्रिल होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना रहता है, एक होता है उसका थिन फिलामेंट और एक होता है थिक फिलामेंट। तो जो थिन वाला फिलामेंट होता है ये थिन वाला है, ये दिख रहा है आपको, ये थिन वाला फिलामेंट है। और ये जो आपको दिख रहा है ना ये पूरा, ये क्या होता है आपका सैक्रोमर्स, क्या है, सैक्रोमर्स। आपका मायोफिब्रिल है उसमें से हमने ये निकाला इतना, ये हमारा क्या हो गया, सैक्रोमर्स हो गया, समझ रहे हैं, क्या हो गया, सैक्रोमर। अब सैक्रोमर के अंदर क्या होते हैं, तो ये आपके क्या कहते हैं, एक थिन फिलामेंट होता है जो मैंने आपको ये दिखाया थिन पतला वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिन, क्या बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं। और इसी के ऊपर ट्रोपोनिन भी होता है, समझ रहे हैं ना, ये यानी इसी में ट्रोपोनिन भी पाया जाता है। जो थिक फिलामेंट होता है उसको बोलते हैं मायोसिन, ये वाला जो दिख रहा है ना ये वाला, ये क्या है हमारा मायोसिन है। और उसमें ये आपको एक प्रोजेक्शन से दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं मायोसिन हेड, क्या बोलते हैं, मायोसिन हेड बोलते हैं, जो कि मतलब कॉन्ट्रैक्शन में काम कराता है। अच्छा ये कॉन्ट्रैक्शन है क्या, पहले तो यही नहीं मालूम होगा, समझ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझिए कि मूवमेंट, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एक तरीके का फोर्स आ जाता है और मूवमेंट होता है, जैसे कि मैं ये कर रहा हूं तो ये सब कौन करा रहा है, ये करा रहा है हमारा स्केलेटल मसल्स, और ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है उसका पूरा मैकेनिज्म मैं बता दूं, पहले आपको ये समझ लेना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये जो है ना ये जो हेड्स हैं ये मतलब बहुत अहम रोल प्ले करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, ये हेड। अब ये हेड जब इससे मिलता है, ये वाला हेड जब इससे मिलता है, समझ रहे हैं, मतलब ये सिस्टम है कि ये ऐसे निकल के आ जाता है ऊपर और इससे मिल जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज, क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज बनता है, समझ रहे हैं, क्या बनता है, क्रॉस ब्रिज। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं इलास्टिक फिलामेंट, समझ रहे हैं। तो ये आपको इतना समझ में आ गया मायोफिब्रिल। अब मायोफिब्रिल को हम और क्या कहते हैं, एक्सपेंड करते हैं और बड़ा करके देखते हैं, तो वो हमारे क्या निकल के आते हैं, सैक्रोमर्स। और यही क्या है, यहीं पे सारा समझिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। अब इसमें मोटी मोटी बातें जो है आपको मैं बता दूं, फिर उसके बाद उसकी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है जब हम मतलब कॉन्ट्रैक्शन कराना रहता है तो ब्रेन एक मैसेज भेजता है। अब ब्रेन मैसेज जो भेजता है वो कहाँ से आता है, वो हमारे क्या कहते हैं न्यूरॉन के थ्रू आता है, मोटर न्यूरॉन लेके आता है। अब वो आता कैसे है, जब क्या कहते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ये मैसेज भेजने का एक तरीका होता है एक्शन पोटेंशियल, वो क्या कहते हैं न्यूरॉन के थ्रू आता है। और मान लीजिए जब इसके क्या कहते हैं जो हमारा मसल्स है इस वाले मसल्स तक भेजना है, तो यहाँ तक जब आया तो एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करता है। तो फिर क्या होता है वहाँ पे एक क्या कहते हैं, जब एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है तो समझिए कि मैसेज उसको मिल गया। अब जब मैसेज मिलता है तो एक थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, कैल्शियम रिलीज होने लगते हैं। कहाँ से, इसका जो क्या कहते हैं मेम्ब्रेन है, सैक्रोमर का जो मेम्ब्रेन है, अब यहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, समझ रहे हैं। तो उसमें आपको नहीं जाना है, बस इतना समझिए कि कैल्शियम रिलीज होने लगता है
और अंदर आ जाता है, समझ रहे हैं, मसल्स के अंदर आता है। और जब कैल्शियम अंदर आता है तो वो आके बाइंड करता है ट्रोपोनिन, इसके ऊपर होता है ट्रोपोनिन। समझ रहे हैं, आपको मैंने बताया कि जो हमारा एक्टिन होता है, ये जो क्या कहते हैं थिन फिलामेंट है, यहाँ पे ट्रोपोनिन भी होता है। जब ट्रोपोनिन से वो आके बाइंड करता है तो वहाँ पे एक ऐसी जगह बन जाती है जिसको बोलते हैं बाइंड साइट, और वहीं से ये जो हेड है ना, ये हेड वो तभी बाइंड कर पाएंगे जब इसके साथ में आके क्या कहते हैं कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ में। जब ट्रोपोनिन से बाइंड करता है वहाँ पे एक ऐसी जगह बन जाती है कि ये हेड अब इससे क्या है क्रॉस ब्रिज बना सकते हैं, समझ रहे हैं, यानी उससे जुड़ सकता है, इस पे बाइंड करके ये बड़ा सा ऐसे होकर इस पे बाइंड कर सकता है। और जब बाइंड कर लेता है उस पे, अब वहाँ पे क्या होता है जब कैल्शियम रिलीज हो जाता है ना, जब यहाँ से, तो उसी टाइम पे एटीपी भी आके इसको मिलना शुरू हो जाता है। और एटीपी का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना। क्योंकि इसको काम करना है ना, इसको ढकेल के इधर लाना है, इसको खींच के इधर लाना है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो आपका फिलामेंट है, ये जो थिन वाले हैं, ये इधर आके यहाँ तक आ जाते हैं, ये खींच के यहाँ तक आ जाता है, ये खींच के यहाँ तक आता है, ये सारे समझ रहे हैं ना, ये खींच के इधर आते हैं। कौन खींच के लाता है इनको, ये जो आपके मायोसिन है, इसका जो हेड है ये इस पे जाता है और खींच के इधर से लाता है, ये इस पे जाता है पकड़ के इधर लाता है। तो उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो हमको मिलती है एटीपी से। इनको क्या है, एटीपी आके इस पे बाइंड करता है, इसको एटीपी क्या कहते हैं एनर्जी देता है, एनर्जी देता है। अब वो कब तक एनर्जी देता रहता है, अब ऐसा नहीं कि एक ही एटीपी देता रहता है, बल्कि वो क्या होता है, पहले वो क्या कहते हैं एडीपी बन जाता है, समझ रहे हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। पहले क्या था एटीपी, एटीपी आता है लेकिन वो बनता क्या है एडीपी बन जाता है, समझ रहे हैं, और एनर्जी मिल जाती है इसको। और फिर क्या कहते हैं कब तक एनर्जी वो देता रहता है, तब तक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। और वो एनर्जी उस वक्त तक देता रहता है जब तक कैल्शियम इस पे बाइंड रहते हैं मायोसिन पे, सॉरी, और जब तक कैल्शियम क्या है, ये जो एक्टिन है, एक्टिन के ट्रोपोनिन से जब तक क्या कहते हैं कैल्शियम बाइंड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तब तक इसको एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। और जब तक एनर्जी प्रोवाइड होती रहती है तब तक कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, समझ रहे हैं। अब ये कब तक होता रहेगा, जब तक हमारा ब्रेन चाहता है, जब तक ब्रेन अपना क्या है मैसेज भेजता रहता है, तब तक क्या कहते हैं कैल्शियम रिलीज होते रहते हैं और अंदर आते रहते हैं। और तब तक क्या कहते हैं एटीपी क्या कहते हैं वहाँ से जाके इससे बाइंड करती रहती है और कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। और जब ब्रेन चाहता है कि कॉन्ट्रैक्शन रुक जाए तो फिर क्या होता है, कैल्शियम जो अंदर आए हुए थे वो आना बंद हो जाते हैं और अंदर वाले बाहर चले जाते हैं। सैक्रोलेमा से आए थे, सैक्रोलेमा में चले जाते हैं। सैक्रोलेमा इसका मेम्ब्रेन है, समझ रहे हैं ना, सैक्रोलेमा मेम्ब्रेन में चले जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है। ये पूरा इसका प्रोसेस होता है। अब इसको यहाँ पे और ज़्यादा क्या डिफाइन किया गया अलग अलग स्टेप के अंदर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स क्या है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया कैल्शियम चैनल रिलीज होते हैं सैक्रोमोप्लास्टिक रेटिकुलम से, यानी आप ये समझिए कि सैक्रोलेमा जो है, समझ रहे हैं, जो उसका सेल में जो मेम्ब्रेन है वहाँ से रिलीज होते हैं सबसे पहले कैल्शियम। लेकिन तुरंत यहाँ से काम नहीं होता है, बल्कि ब्रेन हमारा क्या कहते हैं मैसेज भेजता है। फिर उसके बाद क्या होता है एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, वो आके बाइंड करता है मसल्स से हमारे, समझ रहे, मसल उसके रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे जब बाइंड करता है क्या कहते हैं एन रिसेप्टर होते हैं उसके, वहाँ पे जब आके बाइंड करता है। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं। जब कैल्शियम रिलीज होते हैं तो वो आके बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन से, समझ रहे हैं, कैल्शियम आके ट्रोपोनिन से बाइंड कर लिया। हाँ एक चीज़ और, इसका ना कैसे ये हो रहा है ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा 3D एनिमेशन के थ्रू, लेकिन मैं इस चैनल पे नहीं दिखा सकता। उसकी वजह ये है कि कॉपीराइट का क्लेम लग जाएगा। मेरा जो छोटा मोटा चैनल चल रहा है वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने एक दूसरा चैनल बना रखा है SR फार्मेसी शॉर्ट करके, तो वहाँ पे मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो देखना चाहते हैं तो वो जाके वहाँ पे 3D में देख सकते हैं कि कैसे कैल्शियम आ रहा है और जाके कहाँ पे बाइंड कर रहा है, फिर कैसे क्रॉस ब्रिज बन रहा है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सारे प्रोसेस आप देखेंगे जब 3D में। तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, उसका यकीन भी हो जाएगा। इसलिए जब आदमी चीज़ों को आंखों से देख लेता है तो उसको क्या पूरा यकीन हो जाता है, समझ रहे हैं। तो उस चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उस वीडियो की लिंक भी डाल दूंगा। आप लोगों का मन करे तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे मैं ऐसी चीज़ें डालूंगा कि अगर वो चैनल को ब्लॉक कर दिया जाए, बंद कर दिया तो कोई मुझे प्रॉब्लम ना हो, समझ रहे ना। तो इसकी 3D मैं यहाँ पे चला के दिखा सकता था आपको, लेकिन मजबूरियाँ हैं, कुछ YouTube के गाइडलाइंस हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं उसको। अब मेरे पास खुद का इतना टीम नहीं है, खुद इतने हमारे पास कोई ऐसा है नहीं जो 3D में उन सारी चीज़ों को बना सके। बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, मुझे तो आता भी नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कैल्शियम यहाँ से रिलीज हुआ, आके वो बाइंड करता है ट्रोपोनिन से, समझ रहे हैं। और उसी टाइम पे क्या है ATP आ जाता है और ATP क्या है इसको एनर्जी देता है, ADP बन जाता है ये ATP। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये इस पे आके बाइंड करता है, वो यहाँ पे दिखाया गया है, समझ रहे हैं ना। मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन से बाइंड करता है और फिर क्या होता है ADP रिलीज हो जाता है, ये ADP बाहर निकल गया, समझ रहे हैं।
अब जब यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दिया भरपूर। अब उसके बाद ये क्या करता है, इसको इधर पुश करता है, ढकेलता है। ये मायोसिन को इधर से खींच के इधर से ला रहा है, और मैंने आपको दिखाया ना उधर से खींच के उधर ला रहा है, दोनों को बीच में ला रहा है, समझ रहे हो ना, मिडिल लाइन में। तो यहाँ पे इसको एनर्जी मिल चुकी है, ये अंदर लेके आ रहा है। अब जब इसको इधर खींच देता है, इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर एटीपी आ जाता है, समझ रहे हो ना। एटीपी की एंट्री होती है इसके पास में, फिर वो एटीपी क्या बन जाता है, एडीपी बनता है, समझ रहे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट निकल जाता है, समझ रहे, एक फॉस्फेट निकलता है, एडीपी बन जाता है। जब एडीपी बनता है फिर इसको एनर्जी मिल जाती है, और जब एनर्जी मिलती है तो फिर ये क्या है, फिर से दोबारा से ये क्या है, इसको पुश करना शुरू कर देता है, खींचना भी, और इधर से भी, इधर से दोनों तरफ से खींचते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है, और उस वक्त तक ये साइकिल चलता रहता है जब तक क्या है, हमारा ब्रेन मतलब ऑर्डर न दे, यानी जब तक ये कैल्शियम समझिए कि अंदर आते रहते हैं, कैल्शियम आयंस अंदर आते रहते हैं, तब तक ये साइकिल चलता रहता है, तब तक इसको एटीपी वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। और जब ब्रेन चाहता है कि कॉन्ट्रैक्शन को रोक दिया जाए, तो फिर क्या वो मैसेज भेजना बंद कर देता है, एसिटाइलकोलिन आना बंद हो जाते हैं, कैल्शियम चैनल ओपन होना बंद हो जाते हैं, कैल्शियम रिलीज होना बंद हो जाता है, कैल्शियम रिटर्न हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन क्या है, रुक जाता है। तो ये आपको अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आपकी ये मतलब ये आपका ये फर्ज बनता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को लाइक करिए, बिना लाइक किए आगे मत बढ़ जाइएगा। अब जो भी मैंने आपको बताया ना, वो सारी चीज़ें आपने सुन लिया। आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है, और बहुत सारे टीचर ने आपको पढ़ा दिया, लेकिन वो लिखी हुई फॉर्म में नहीं मिल पाते हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, यानी एकदम स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल तरतीब से क्या है यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा अगर याद करना चाहें तो, या आपको उस डायग्राम के हेल्प से, आप डायग्राम बना के अगर एग्जाम में लिखते हैं तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, और इस तरीके से अगर बना के लिखते हैं तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन पॉइंट डाल के ही लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, खिचड़ी बना देते हैं। अब ये सारी बातों को ना एक पैराग्राफ में लिख देंगे उठा के, और एग्जामिनर का मूड खराब हो जाता है, वो एक नंबर नहीं देता है आपको। अब ये कि एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के डिसऑर्डर क्या होते हैं, यानी क्या बीमारियां होती है स्केलेटल मसल्स में। एक बीमारी है मायस्थेनिया ग्रेविस, जिसको फार्माकोलॉजी के अंदर भी पूछा जाता है, और कई बार क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पूछ लेता है। हालांकि इस टॉपिक से कोई मतलब पढ़ने के लिए आपको कोई टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में। तो मायस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, तो इसमें जो हमारे मतलब क्या कहते हैं मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब मैं फोर्स लगाना चाह रहा हूँ, नहीं लगा पा रहा हूँ, इसलिए क्या। और होता क्या इसमें होता क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे क्या कहते हैं, जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, एम रिसेप्टर, एन रिसेप्टर, उन्हीं पे क्या कहते हैं हमला बोल देता है, उन्हीं को डैमेज कर देता है। एसिटाइलकोलिन जब बाइंड नहीं कर पाता तो कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता, फोर्स नहीं आ सकती है, इसलिए आदमी क्या है वहाँ के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, आदमी का हाथ कांपने लग जाता है, समझ रहे हैं। इट इज़ क्या है ये, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और जब अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के किसी सेल को मारता है, किसी ऑर्गन को डैमेज करता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, समझ रहे हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी हमारा खुद का इम्यून हमारे ही रिसेप्टर पे क्या करते हैं, क्या अटैक कर रहा है, समझ रहे हो। किसके रिसेप्टर पे अटैक करता है, जो एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर होता है उस पर, एन और एम रिसेप्टर पे, और मसल्स में ज़्यादातर एन रिसेप्टर्स होते हैं। और फिर इसकी जब क्या कहते हैं, जब रिसेप्टर नहीं रहते हैं तो समझिए कि जो नर्व्स के थ्रू जो मैसेज आ रहा है, ब्रेन भेज रहा है, वो मैसेज कहाँ है, हमारे मसल्स तक पहुंच नहीं पाता है। वो जो कम्युनिकेशन का सिस्टम वो ब्रेक डाउन हो जाता है, समझ रहे हो ना। कम्युनिकेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है नर्व्स और मसल्स के बीच में, क्योंकि रिसेप्टर जो होते हैं वो मतलब बात करवाते हैं, वहाँ से मैसेज आता है, वहाँ से कोई भी मैसेज आया और रिलीज होकर जाके जब रिसेप्टर से बाइंड करता है तभी आगे सिग्नल पहुँचता है, तभी आगे मैसेज पहुँचता है। तो वो चीज़ क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और इसकी वजह से फिर क्या होते हैं, वो जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरी जो डिसऑर्डर है वो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है, तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब ये बाप दादा से पीछे से आने वाली एक बीमारी होती है जीन के थ्रू। इट कॉजेज ए प्रोग्रेसिव मसल्स डीजनरेशन, और इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव मसल्स डीजनरेशन होता है। प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है, ऐसा नहीं कम हो रही, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है वो, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो ये क्या होता है, मसल्स डीजनरेशन होता है, प्रोग्रेसिव तरीके से होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। अब ये डीजनरेशन क्या है, एक होता है रीजनरेशन, यानी एक सेल क्या कहते हैं मैच्योर हो गया, मर गया, दूसरा बन जाता है, समझ रहे, तो वो होता है रीजनरेशन। और ये कि एक खराब हो रहा दूसरा बन ही नहीं रहा,
खराब होते जा रहे हैं, तो वो उसको बोलते हैं डीजेनरेशन। समझ रहे हैं? तो एक बीमारी हो गई। तो तीसरी बीमारी है टेंडिनाइटिस। तो टेंडिनाइटिस क्या है, जो टेंडन होते हैं, अभी आपको मैंने दिखाया, तो उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और फिर उसमें दर्द होता है, स्टिफनेस हो जाता है, यानी हार्ड हो जाते हैं, मूव नहीं कर पा रहे आप, तो उस कंडीशन को बोलते हैं टेंडिनाइटिस। समझ, टेंडन के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है। चौथी बीमारी है पोलीमायोसाइटिस। पोलीमायोसाइटिस, तो ये क्या होता है, जो मसल्स हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, मसल्स के अंदर क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसको बोलते हैं पोलीमायोसाइटिस। समझ रहे हो? उसकी वजह से मसल्स क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। अब इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन सिर्फ देखना आपको। एक तो क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछता है फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे हैं? या मैकेनिज्म पूछ लेता है। समझ रहे हैं? चाहे मैकेनिज्म पूछे, चाहे आपसे क्या कहते हैं फिजियोलॉजी पूछे, आप लिखेंगे वही जो मैंने आपको बताया, यही इसका मेन टॉपिक है, इस चैप्टर से ही पूछा जाता है। समझ रहे हैं? दूसरा क्या, राइट ए नोट ऑन हिस्टोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स, कभी कभार इसके बारे में पूछ लेता है। और तीसरा जो पूछा जा सकता है वो है मेंशन द डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। समझ रहे? तो ये 3 क्वेश्चन आपको तैयार करना है इसमें। तो फ्रेंड्स, अभी देख रहे होंगे पंखा चल भी रहा है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पसीना पसीना आपको दिख रहा होगा, ये सब मैं भीग रहा हूँ पसीने से, गर्मी तो फुल है, एकदम पड़ रही है। तो इसमें भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। समझे? तो आपके ये फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।